जरा आहिस्ता मार तमाचा ऐ जिंदगी, जरा आहिस्ता मार तमाचा ऐ जिंदगी, दर्द अभी एसएससी रेलवे का गया नहीं। डूब चुका है सब कुछ हमारा इसी दरिया में, डूब चुका है सब कुछ हमारा इसी दरिया में, जख्म हमारा अभी भरा नहीं। तो नमस्कार गुरु, हम हैं अजीत कुमार और आपका इस प्यारे से छोटे से विद्या मंदिर पे आपका स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्लास है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, इसमें भाषा क्या है? भाषा उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा कई तरह की होती है। इसमें हम भाषा में पढ़ेंगे हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा एक वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। रूप के आधार पर हिंदी जो है वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, ठीक है। और हिंदी भाषा एक भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषा। लेकिन बात यह है कि ये भारत में कैसी आई? ये भारत में हिंदी भाषा भारत में कैसे आई? जो कि हिंदी भाषा भारत में भारतीय आर्यों के द्वारा आई। लेकिन भारतीय आर्यों के द्वारा, भारतीय जो आर्य थे ये भारतीय ईरानी की उपशाखा है। भारतीय आर्य जो है भारतीय ईरानी की उपशाखा है और ये भारतीय ईरानी उपशाखा भारोपीय परिवार से बिलोंग करती है। इसके थ्रू ये भारतीय आर्य जो थे हिंदी भाषा को भारत में लाया। और ये भारतीय आर्य भाषा जो है ना, भारत में लगभग 73 से 75% तक बोली जाती है। और भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हम 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य जो भाषा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक चली। और आधुनिक आर्य भाषा जो है 1000 ईस्वी से अब तक चलती आ रही है, उसको हम आधुनिक आर्य भाषा कहेंगे। हिंदी भाषा की जननी अर्थात इनका उत्पन्न हम संस्कृत से मानते हैं। लोग कहते हैं कि जो हिंदी भाषा की जननी है वो संस्कृत से मानी जाती है। हिंदी संस्कृत से होते हुए पाली, संस्कृत से पाली से ये प्राकृतिक में आई और प्राकृतिक से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से होते हुए ये अवहट तक पहुंची। उसके बाद हमारा शुरू होता है प्रारंभिक हिंदी। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं ऐसा मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो एकदम उद्गम विकास हुआ वो कहाँ से हुआ? वो कहाँ से आरंभ हुआ? अपभ्रंश से आरंभ हुआ। कहाँ से? अपभ्रंश से। अपभ्रंश क्या है इसके बारे में जानना है। अपभ्रंश जो है इसका विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीचों बीच में हुआ, ठीक है। बीच में इसी सदी में इसका विकास हुआ, ठीक है। और इसी काल में जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश में साहित्य का आरंभ हुआ और उसका आरंभ करने वाले स्वयंभू कवि थे। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जो स्वयंभू कवि जी है ना, उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने ही यहाँ से साहित्य की स्थापना की थी। मतलब साहित्य अपभ्रंश हिंदी अपभ्रंश जो था, इसमें इन्होंने साहित्य की रचना की। साहित्य ही यहीं से लिखना शुरू किए। और सबसे पहले क्या लिखे उन्होंने? एक राम काव्य लिखा उन्होंने। क्या लिखा? राम काव्य। क्या? पौंचर्युम इन्होंने लिखा था स्वयंभू कवि ने, ठीक है। अवहट्ट क्या है? अब जब हिंदी का विकास अपभ्रंश और अवहट्ट के बीच में माना गया, ठीक है, यहीं से अपभ्रंश से चालू हुआ ये। तो अवहट्ट क्या है? अवहट्ट अपभ्रंश का ही अपभ्रंश है, मतलब उसका ही दूसरा रूप है। अवहट्ट को हम अपभ्रंश का अपभ्रंश कह सकते हैं या फिर परावर्तीय अपभ्रंश कह सकते हैं, ठीक है। और अवहट्ट जो भाषा है ना, अवहट्ट, उसको हम संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। किसके बीच? अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच का हम इसको संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कह सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बीच में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का कैसा विकास हुआ, कैसे उद्गम हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राचीन हिंदी में हमारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति, मतलब प्राचीन भारत में हमारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्राचीन शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से होती है। सिंधु नदी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर पश्चिम में जो सिंह द्वार है अपना,
वहाँ से विदेशी यात्री जो हैं, व्यापारी हैं, या फिर हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले जो थे, यहीं से आए थे। उत्तर पश्चिम में जो सिंधु नदी सिंह द्वार है, वहीं से इंटर किए थे। और जब वो इंटर किए तो उनको सबसे पहले जो देश देखने को मिला वो था सिंधु। ठीक है, जो उनको देश देखने को मिला वो था सिंधु। और जो भारत था, भारत और ईरान के बीच उस समय व्यापार का संबंध बहुत ही अच्छा था। तो ईरान जो आए भारत में, तो उन्होंने सिंधु नदी को पार करते हुए सिंधु देश में आए जब, तो सिंधु को वो सिंधु अच्छे से नहीं कह पा रहे थे। सिंधु को उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। क्या? सिंधु को उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। जब ये चले गए तो कुछ और ईरानी फारसी व्यापारी आए भारत में, सिंधु देश में। जब उनके जो पुराने व्यापारी थे ईरान फारसी के, जो सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला था, अब ये क्या किए कि हिंदू में से उनकी मात्रा हटा के हिंद बना दिए। ठीक है, इन्होंने हिंद बना के और उसमें प्रत्यय ई, क्या लिया, फारसी भाषा का कारक प्रत्यय ई जोड़ा और उसको हिंदू से हिंद से हिंदी बना दिया। ठीक है, यानी हिंदी की उत्पत्ति हिंदी देश के निवासियों के अर्थ में हुई। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। क्या किया? हिंदी की उत्पत्ति हिंदी देश के निवासियों के अर्थ में हुई। ठीक है, ऐसा है। तो कंक्लूजन में क्या निकला? कंक्लूजन में निकला कि हिंदी शब्द का विकास सिंधु, हिंदू, हिंद प्लस ई से जुड़कर मिलके बना है हिंदी हमारा। ठीक है, हिंदी शब्द की दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, न कि हिंदी भाषा का। दूसरा कंक्लूजन हमारा निकल के सामने क्या आया कि जो हिंदी भाषा है ना, वो हमारा भाषा नहीं है, हिंदी भाषा का नहीं है, वो क्या है, मूलतः फारसी भाषा का है। ठीक है, लेकिन दूसरा कंक्लूजन ये कहता है कि कुछ लोग कट्टर प्रेमी थे, हिंदी के कट्टर प्रेमी थे, वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि भैया ये हमारा जो हिंदी भाषा है दूसरे का, ये हमारा ही भाषा है। ठीक है, वो कैसे दर्शाते थे कि हिंदी भाषा हमारी भाषा है? ये ऐसे दर्शाते हैं कि हिंद मतलब हनन करने वाला, दू मतलब दुष्ट, दो अर्थात हिंदू अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला और उनकी भाषा हिंदी। ऐसे उन्होंने मतलब हिंदू को दर्शाया था, मतलब कि हिंदी हमारी है। ऐसे हिंद मतलब हनन करने वाला, दू मतलब दुष्ट, मतलब दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू और उनकी भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, लेकिन उनसे पूछा गया कि क्या प्रमाण है आपके पास कि हिंदी भाषा जो आपकी है? उन्होंने कहा प्रमाण हमारे पास तो है ही नहीं है, प्रमाण हमारे पास है ही नहीं, केवल अनुमान है हमारे पास। क्या है? केवल अनुमान है। वहीं पे उनको क्या किया गया? अस्वीकार किया गया। वह भाई तुम्हारे पास प्रमाण है ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि हिंदी भाषा आपके पास है, मतलब हिंदी भाषा जो है कि आपकी भाषा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हिंदी का दो अर्थ है कि हिंद देश के निवासी के रूप में, और दूसरा क्या है? हिंद की भाषा के रूप में। हिंद देश के निवासी के रूप में अब तो रहा नहीं, अब तो कोई हिंद देश के निवासी के रूप से तो बुलाता नहीं, पुकारता नहीं। अब इनका अलग अलग वैरायटी के नाम हो गए हैं, भारतवासी, हिंदुस्तानी, भारतीय इत्यादि, ऐसा करके बुलाते हैं। तो पहला अर्थ तो ये अब तो बोला जाता नहीं है कि हिंद देश के निवासी। ठीक है, दूसरा अर्थ क्या है कि हिंदी का, कि हिंद की भाषा, हिंदी को प्राचीनतम में बोला जाता है कि हिंद की भाषा है हिंदी, लेकिन ऐसा वर्ड अब यूज नहीं हो रहा क्योंकि भारत में अनेक तरह की भाषा ने जन्म ले लिया, भाषाओं का विविधता पाई गई है, इसलिए अब ये भी इनका भी लोप हो गया, ये भी खत्म हो गया। हिंदी की भाषा भी अब यहाँ से खत्म हो गई है। दूसरा क्या है कि हिंदी जो है भाषा विशेष का वाचक नहीं है, किसी भाषा विशेष का वाचक नहीं है, खुद ही अपने आप में एक व्यापक है। हिंदी जो है भाषा समूह का नाम है, भाषा समूह का नाम है, ये एक समूह है भाषाओं की। ठीक है, हिंदी जो है एक भाषाओं की क्या है? समूह है, जिसमें 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। क्या है? जिसमें 5 उपभाषाएं और 17 उपबोलियां हैं। ठीक है, बोलियों में सबसे फेमस बोली कौन कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। बोलियों में सबसे फेमस बोली कौन निकल के आई? ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। ब्रज भाषा को मानते हैं लोग कि अपभ्रंश और अवहट, जो अपभ्रंश और अवहट के से ही ये जन्मी है या उसे जीवन रस लिए। कौन? ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा में सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है प्रद्युम्न चरित्र।
जो किसके द्वारा लिखा गया? सुधीर अग्रवाल द्वारा। ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन था? प्रद्युम्न चरित्र, जो किसके द्वारा लिखा गया है? सुधीर अग्रवाल द्वारा, ठीक है। दूसरा भाषा क्या है इसमें? अवधी, अवधी, ठीक है। अवधी, अवधी में सबसे पहली कृति, सबसे पहली रचना की गई थी चंदायन की, चंदायन की, या फिर लोरकहा, ये सबसे फेमस है। लोरकहा ये किसने लिखा था? मुल्ला दाऊद ने। इसी के बाद से अवधी भाषा का विकास हुआ। मुल्ला दाऊद ने जब चंदायन या लोरकहा लिखा ना, तो इसी के बाद क्या हुआ? अवधी भाषा का एकदम विकास होता गया। तीसरी भाषा निकल के आई खड़ी बोली। खड़ी बोली का ज़्यादा उसमें देखा नहीं गया। खड़ी बोली का जयदेव, नामदेव, रामानंद, अमीर खुसरो जैसे सूफी संतों की रचनाओं में हमें खड़ी बोली देखने को मिली, और वहीं से हमें पता चला कि खड़ी बोली का विकास या फिर खड़ी बोली को हम वहाँ से जान सकें, ठीक है। खड़ी बोली को हम इनके थ्रू जान सकें, और जिनका विकास हमें अपभ्रंश और अवहट से मिलता, ऐसे मानते थे लोग, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यही है पहला हिंदी भाषा का पहला लेक्चर, जिसमें हमने हिंदी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ से पहुँची थी वो हमने बताया, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। हम बताएंगे कैसे कैसे इन तीनों भाषाओं का, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी भाषा का कैसा कैसा विकास होता गया है। ये दोस्तों अब हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़ा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।